नमस्कार, मैं आशीष सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एनपीए क्लासेस में। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा पीपीएम। ठीक है, क्या होगा? पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है? पीपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? तो जैसे कि हम लिखे हुए हैं पार्ट्स पर मिलियन। क्या होगा? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, तो अब इसके डेफिनेशन की तरफ चलते हैं कि आखिर पीपीएम होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, प्रति 10 लाख द्रव्यमान वाले प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में विलय के द्रव्यमान भागों की संख्या को भाग प्रति 10 लाख कहते हैं। प्रति 10 लाख का मतलब क्या होता है कि अर्थात प्रति 10 लाख ग्राम, अर्थात प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम द्रव्यमान क्या कहलाता है? पीपीएम कहलाता है। आप इसको बिल्कुल ध्यान समझिएगा। एक बार फिर से समझा रहे हैं कि पार्ट्स पर मिलियन, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि अगर कहीं लिखा हो, यहाँ पे आपको कर दे रहे हैं कि अगर कहीं लिखा हो 1/2, इसका मतलब क्या हुआ? 1/2 का मतलब क्या हुआ? मतलब एक का आधा। ठीक, एक को 2 भाग बांटेंगे, उसका आधा, यानी कि तो वही बात है। अगर 1/100 लिखा होगा तो क्या होगा? एक का 100 भाग। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है कि प्रति 10 लाख, ठीक है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में विलय के द्रव्यमान भागों की संख्या को भाग प्रति 10 लाख कहते हैं। अर्थात प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम द्रव्यमान पीपीएम कहलाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें पीपीएम निकालना होगा तो पीपीएम कैसे निकालेंगे? तो पीपीएम ऑफ बी, यानी कि अगर हमें बी का पीपीएम निकालना है पीपीएम, तो पीपीएम ऑफ बी कैसे निकलेगा? तो WB इंटू 10⁶ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यानी कि विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि पीपीएम आखिर है क्या। तो पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। क्या होता है? पार्ट्स पर मिलियन। प्रति 10 लाख द्रव्यमान भागों में विलय के द्रव्यमान भागों की संख्या को क्या कहते हैं? भाग प्रति 10 लाख कहते हैं। अर्थात प्रति 10 लाख ग्राम विलयन में उपस्थित विलय का ग्राम द्रव्यमान क्या कहलाता है? पीपीएम कहलाता है। ठीक है, और अगर हम निकालना चाहें किसी विलायक का या विलय का, तो अगर हम विलय का निकालना चाहते हैं, यानी कि सॉल्यूट का निकालना चाहते हैं, तो पीपीएम ऑफ बी क्या हो जाएगा? WB इंटू 10⁶ अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? फार्मूला हो गया। चलिए अब चलते हैं अगला टॉपिक की तरफ, नॉर्मलता। ठीक है, हम जैसे पढ़े थे नॉर्मलता, ठीक उसी प्रकार है क्या? फॉर्मलता। तो आखिर फॉर्मेलिटी है क्या? तो देखिएगा, यह विलयन के 1 लीटर में आयनिक विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या होती है। क्या होती है? यह विलयन के 1 लीटर में आयनिक विलय के ग्राम सूत्र भार की संख्या होती है। अगर हमें निकालना होगा फॉर्मूला निकालना होगा, तो क्या करेंगे? विलय का ग्राम फार्मूला द्रव्यमान, जो विलय दिया होगा विलय, ठीक, यानी कि सॉल्यूट, तो विलय का ग्राम फार्मूला द्रव्यमान लिखेंगे अपॉन क्या कर देंगे? विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, चलिए और इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो क्या हो जाएगा? F बराबर WB/MB, क्या हो जाएगा? MB। ठीक है, तो अगर हमें F निकालना होगा तो क्या करेंगे? WB/MB का फॉर्मूला द्रव्यमान लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे कितना से? V से। और V जो होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए, जो आयतन होगा वो होगा लीटर में। तो हमें पता है कि इस लीटर को ml में लाने के लिए क्या करते हैं? 100 से डिवाइड करेंगे। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो चला जाएगा ऊपर, यानी कि इसको हम कह सकते हैं F बराबर WB/MB तो होगा ही होगा, ठीक है, इंटू ये जो 1000 है नीचे जब डिवाइड करेंगे तो चला जाएगा ऊपर पलट के, और बाई जो V है तो V रहेगा। अब यहाँ पे क्या था? लीटर था, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ml हो जाएगा, यानी कि मिलीलीटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला। क्या? तो WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू V। बस अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप फार्मूला को याद कर लीजिए। न्यूमेरिकल्स मतलब सब पूरे के पूरे न्यूमेरिकल्स आपके बन जाएंगे, बशर्ते कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो चलिए अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। चलिए अब हमारा अगला टॉपिक है
हेनरी का नियम। क्या? हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ। तो हेनरी का नियम आखिर है क्या? तो समझिएगा, स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक, m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या कह सकते हैं? p कह सकते हैं। या इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं, तो m बराबर क्या हो जाएगा? kh इंटू p। kh क्या है? तो हेनरीज लॉ है। क्या है? हेनरीज लॉ। तो ये था हेनरी का नियम, यानी कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p या m बराबर kh इंटू p। तो अब समझिएगा, इसको एक बार फिर से समझिए कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। मतलब क्या कि m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब हुआ कि अगर उसका प्रेशर हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा? द्रव्यमान भी बढ़ेगा। ठीक, प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? गैस का द्रव्यमान भी बढ़ेगा। और अगर प्रेशर घटाते हैं तो गैस का द्रव्यमान भी घटेगा। इसी का मतलब m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। इसका मतलब यही हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब यही हुआ कि अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस का जो द्रव्यमान है, मास है, वो भी बढ़ेगा। अगर हम प्रेशर घटाएंगे तो क्या होगा? गैस का द्रव्यमान भी घटेगा। ठीक है, बस यही चीज़ था। अब उसके बाद देखिएगा कि उसके आगे है, इस नियम के साथ साथ डाल्टन ने भी अपने प्रयोगों के आधार पर नियम प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार, किसके अनुसार? तो डाल्टन के अनुसार, जिसके अनुसार द्रव में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब का फलन होती है। क्या उन्होंने कहा? कि द्रव में गैस की विलेयता गैस के आंशिक दाब का फलन होती है। उसके बाद समझिएगा, उसके बाद है कि यदि गैस की विलेयता को उसके मूल अंश के रूप में व्यक्त किया जाए, गैस की विलेयता को उसके मूल अंश के रूप में व्यक्त की जाए, तो इस प्रकार गैस का आंशिक दाब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? विलयन में गैस का मूल अंश। मतलब क्या होगा कि अगर गैस की विलेयता को उसके मूल अंश के रूप में व्यक्त करते हैं, मूल अंश का मतलब क्या हुआ? एक्स के रूप में। ठीक है, अगर एक्स के रूप में व्यक्त करते हैं तो क्या होगा? जो गैस का आंशिक दाब होगा, आंशिक दाब का मतलब समझ ना, थोड़ा सा दाब, यानी कि पूरा नहीं, ठीक, कम मात्रा में। तो गैस का आंशिक दाब यानी कि प्रेशर P। तो चूँकि जो आंशिक दाब होगा उसको हम डिनोट कर रहे हैं किससे? P से, P ऑफ ए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि आंशिक दाब यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि PA। ठीक, PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विलयन में गैस का मूल अंश, यानी कि विलयन में गैस का मूल अंश यानी क्या हो जाएगा? 1 से। क्या हो जाएगा? 1 से, यानी कि PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 से हो जाएगा। अब इसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हमें पता है कि कांस्टेंट से गुणा करना होता है। तो PA बराबर क्या हो जाएगा? KH इंटू एक्स से। ठीक है, अब जहाँ जान लेते हैं आखिर PA है क्या, KH क्या है और एक्स से क्या है। तो लिखे हुए हैं कि जहाँ PA क्या है? प्रेशर ऑफ गैस है, यानी गैस का आंशिक दाब है। क्या है? प्रेशर ऑफ गैस यानी गैस का आंशिक दाब। XA क्या है? तो गैस का मूल प्रभाव, हम लोग पिछले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में। मूल प्रभाव क्या होता है? मूल अंश, है ना। तो एक से क्या हो जाएगा? गैस का मूल प्रभाव हो जाएगा। और KH क्या है? तो हम बताया था ना कि प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट से गुणा करना होता है। तो KH यानी कि हेनरीज कांस्टेंट से ही हम गुणा किए हैं। तो ये क्या हो गया? KH आखिर है क्या? तो हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये चीज़ था, इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और वो टॉपिक है वाष्प दाब। क्या है? वाष्प दाब। आखिर वाष्प दाब है क्या? तो देखिएगा, वेपर प्रेशर यानी कि वाष्प दाब किसी द्रव की सतह पर उपस्थित अणुओं के द्वारा वाष्प में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। आपको चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे एक बोतल है आपके सामने, और यहाँ तक क्या है? द्रव भरा हुआ है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है इस द्रव को हमें वाष्प में परिवर्तित करना है। किस में? वाष्प के रूप में परिवर्तित करना है। तो क्या करना होगा? हीट करना होगा। तो जब हीट किया जाएगा ना, तो पता है क्या होगा? ये जो द्रव है ये वाष्प बन के ऊपर की तरफ चलेगा,
वाष्प बन के ऊपर की तरफ चलेगा। तो किनारे किनारे पर क्या हो जाएगा, ये वाष्प के रूप में इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि तीर का निशान क्या बता रहा है कि ऊपर की तरफ चल रहा है, ठीक है। तो आखिर इसे वाष्प के रूप में परिवर्तित होने के लिए हमें जितना दाब लगाना पड़ रहा है वही क्या कहलाता है, वेपर प्रेशर कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। ओके, तो जैसे कि आप लोग स्प्राइट वगैरह का आप लोग बोतल देखते हैं कि जैसे ही उसको खोला जाता है ना, तो क्या होता है कि एकदम प्रेशर, मतलब प्रेशर अंदर रहता है, उसके अंदर क्या होता है, प्रेशर बना रहता है। जैसे ही उसको खोलते हैं तो उसमें से एयर निकलता है, हवा निकलता है। तो क्या है कि उसको मतलब नीचे से प्रेशर उसको मिल रहा है, दबाव मिल रहा है, तो जितना प्रेशर मिलेगा, ठीक, तो जाहिर सी बात है वाष्प बन के वो ऊपर आएगा। और जब ऊपर आएगा तो वहीं क्या कहलाएगा, तो आखिर जितना प्रेशर लगाया गया था, जितना प्रेशर उसके ऊपर लग रहा है या फिर लगाया जा रहा है, वही उसका क्या कहलाएगा, वाष्प दाब कहलाएगा, यानी कि वेपर प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब हम इस बात को जानेंगे कि आखिर वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं। तो पहला कारक है ताप बढ़ाने पर वाष्प दाब, वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ता है। मतलब क्या, जितना ही ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा, उसका वाष्प दाब उतना ही बढ़ेगा, ठीक। अर्थात हम क्या कर सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक। तो अच्छा, सिंपल सा, जब हमारे घर में क्या होता है, खाना बनता है, तो क्या होता है कि जो कुकर होता है, तो कुकर में पानी मान लीजिए भरा हुआ है, तो नीचे से हम टेम्परेचर देते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है कि जो सीटी होता है वो आखिर ऊपर चला आता है उसके प्रेशर से। यानी कि क्या होता क्या है कि हम यानी कि हीट करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, और जब हम टेम्परेचर देते हैं तो क्या होता है, प्रेशर बनाता है। और जब प्रेशर बनाएगा तो यानी कि टेम्परेचर बढ़ाए तो प्रेशर भी बढ़ा, ठीक। टेम्परेचर बढ़ाए, तापमान बढ़ाए, तो क्या बढ़ा, उसका प्रेशर भी बढ़ा। तो वही चीज़ होता है कि ताप जितना ही बढ़ाएंगे, तो ताप बढ़ाते हैं तो उसका क्या होता है, वाष्प दाब भी बढ़ता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, T, ठीक है। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ है कि ये जो नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन, मतलब कि नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है अवाष्पशील विलेय। अवाष्प, देखिए वाष्पशील का मतलब होता है, वाष्पशील का मतलब कि जो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए, जो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाए। और अवाष्पशील द्रव का मतलब होता है कि जो वाष्प में परिवर्तित ना हो, ठीक है। तो वही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूशन। तो क्या है, तो ऐसा पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होती है, अवाष्पशील विलेय कहलाता है। ऐसा पदार्थ जो वाष्प में परिवर्तित नहीं होती है, अवाष्पशील विलेय कहलाता है। अर्थात P इज़ डायरेक्टली, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, 1/C। यानी कि यहाँ पे जो अवाष्पशील विलेय है उसको हम डिराइव करते हैं किससे, C से। अच्छा, एक चीज़ कि अगर जो वाष्पशील पदार्थ है, तो वाष्पशील पदार्थ का मतलब ही हुआ कि वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाना। और अवाष्पशील पदार्थ का मतलब होता है कि जिसे अगर हम चाहें कि वाष्प में परिवर्तित कर दें तो वह वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई विलयन है, ठीक है, और उस विलयन में हमें NaCl डाल देना है, ठीक है, या फिर शुगर डाल देना है। तो जाहिर सी बात है कि क्या करेंगे कि अगर थोड़ा बहुत NaCl डालेंगे तो ठीक है, जितना वाटर होगा वो तो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन जो शुगर या फिर चीनी डाले हैं वो तो परिवर्तित नहीं, वो वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा। तो क्या है कि अगर हम अवाष्पशील, वही तो हो गया, शुगर या फिर जो नमक है NaCl, वो क्या है, अवाष्पशील है। तो अगर हम उस शुगर की मात्रा या फिर नमक की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, नमक की मात्रा को बढ़ाएंगे, ठीक। तो जितना नमक का मात्रा बढ़ेगा या फिर चीनी का मात्रा बढ़ेगा तो उसके वाष्पन की जो क्षमता होगी, यानी कि वो बहुत कम मात्रा में वाष्पित होगा। क्यों, क्योंकि हम उसमें अवाष्पशील पदार्थ मिला रहे हैं ना, डाल रहे हैं। तो जब अवाष्पशील पदार्थ डालेंगे तो जाहिर सी बात है कि वह वाष्प के रूप में बहुत कम परिवर्तित होगा। यानी कि जितना ही हम डालेंगे उतना वो घटेगा, उसका वाष्पन क्या होगा, घटेगा, ठीक। तो वही चीज़ है कि अगर हम जितना अधिक मात्रा में अवाष्पशील पदार्थ को डालते हैं तो क्या होगा, उसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। वही चीज़ है, मतलब प्रेशर कम होगा तो वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, बहुत कम होगा। तो वही है कि अगर हम क्या करेंगे कि अवाष्पशील पदार्थ की मात्रा को जितना ही बढ़ाएंगे, ठीक, तो वही है कि उसका क्या हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा। तो ये चीज़ था कि अर्थात P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/C, ठीक है। अब हम लोगों का अगला टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए देख लेते हैं। आपको दिख ही रहा होगा, राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स के नियम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आखिर राउल्ट्स का नियम है क्या।
तो लिखे हैं कि विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब, विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब उसके मूल प्रभाव के समानुपाती होता है। विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब जो होता है, वेपर प्रेशर जो होता है, उसके मूल प्रभाव के समानुपाती होता है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं कि पी ए यानी कि वाष्प दाब, ठीक है, किसी घटक का तो घटक ए है, ठीक है, सॉल्वेंट है, विलायक है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि किसी विलयन में किसी घटक का वाष्प दाब यानी कि पी ए उसके मूल प्रभाव यानी कि एक से, ठीक, मूल प्रभाव को एक से डिनोट किया जाता है, तो उस मूल प्रभाव यानी कि एक से के समानुपाती होता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स से, ठीक है। अब आपको पता है कि इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के चिन्ह को, समानुपाती के चिन्ह को हटाने के लिए हम किसी कांस्टेंट से गुणा करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम कैसे कर दिए, के इंटू एक्स से, तो पी ए और यहाँ पे आप क्या हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा सीन के इंटू एक्स से, ठीक है। ये हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, समीकरण फर्स्ट। बिल्कुल ध्यान से समझना, एकदम एग्जैक्ट समझ में आपको आएगा। अब देखिए, शुद्ध विलायक लेने पे, क्या लेने पे, शुद्ध, हम विलायक ले रहे हैं लेकिन कैसा विलायक, एकदम प्योर, एकदम शुद्ध ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो हम लिए थे पी ए, ठीक, तो यहाँ क्या लिए थे कि पी ए चूँकि शुद्ध था नहीं, ठीक, लेकिन यहाँ पे हम शुद्ध विलायक ले लिए, ठीक है। तो जब शुद्ध विलायक लेंगे तो पी ए के स्थान पे अब हम क्या लिखेंगे, जहाँ पी ए होगा वहाँ पे लिखेंगे पी नॉट ए, पी नॉट ए, यानी कि पी नॉट क्या दर्शा रहा है कि जो विलायक लिए हैं वह शुद्ध है, प्योर है, ठीक है। तो पी ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। और जब, याद रखिएगा, जब शुद्ध विलायक होता है ना, जब विलायक शुद्ध होता है तो उसके मूल प्रभाव का मान कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक। तो इसलिए अब समीकरण एक में इन दोनों मानों को रख देते हैं। समीकरण एक में इन दोनों मानों को रखने पर समीकरण एक क्या था कि पी ए बराबर के इंटू ए था ना, तो समझिएगा पी ए का स्थान पे आप क्या लिखेंगे, पी नॉट ए लिखेंगे, पी नॉट ए लिख दिए, बराबर तो बराबर, के तो के। अब यहाँ पे एक्स ए जो है ना, एक्स ए के स्थान पे क्या लिखेंगे, वन, तो एक्स ए के स्थान पे क्या लिख दिए, वन। यानी कि हमें क्या मिला, यहाँ से हमें मिल गया कि पी नॉट ए बराबर के वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ठीक, यानी कि पी नॉट ए बराबर क्या मिल गया, के मिल गया। चलिए इसको याद रखिएगा। फिर समीकरण एक से, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए। समीकरण एक क्या था, आप देख पा रहे होंगे, समीकरण एक जो कि ऊपर है कि पी ए बराबर क्या है, पी ए बराबर के इंटू ए है ना, पी ए बराबर क्या है, के इंटू ए है। समीकरण क्या है कि पी ए बराबर के इंटू ए। तो याद रखिएगा कि जहाँ के है ना वहाँ पे अब हमें क्या लिख देना है, पी नॉट ए, ठीक है, पी नॉट ए। तो यहाँ पे पी ए है तो पी ए रहेगा, देखिए तो पी ए है बराबर, अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था के इंटू एक्स ए। तो यहाँ पे जो के है ना, के, अब इस के के स्थान पे हम क्या लिखने वाले हैं, इस के स्थान पे हम लिखेंगे पी नॉट ए। तो चलिए पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए तो था ही, वो तो लिखेंगे ही, या और मतलब या अगर पी ए का निकालना होगा तब तो पी ए बराबर होगा पी नॉट ए इंटू एक्स से, ठीक। पी ए का निकालना होगा, ए का यानी कि सॉल्वेंट का निकालना होगा, विलायक का निकालना होगा, तो क्या होगा, पी नॉट ए इंटू एक्स से होगा, ठीक है। या और मतलब या अगर हमें पी बी का निकालना हो, पी बी का, तो क्या हो जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स से, बस जहाँ ए था वहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फॉर सॉल्यूशन विलियन के लिए क्या होगा, अब चूँकि विलियन, अगर हमें विलियन देखना है तो विलियन को हम डिनोट करते हैं केवल पी से, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए अब प्लस क्या हो जाएगा, पी बी, चूँकि दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तब हमें क्या प्राप्त होगा, सॉल्यूशन प्राप्त होगा, यानी कि विलियन प्राप्त होगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम एक ग्राफ के द्वारा समझाते हैं और बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, और आपको उम्मीद करते हैं कि पूरा हम समझा देंगे, ठीक है, और आपको समझ में आएगा भी, ठीक है। यहाँ देखिएगा, हमें पता है ये एक्स अक्ष होता है, ठीक है, एक्स एक्सिस होता है, और ये क्या होता है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिए, ये जो वाई एक्सिस है, वाई अक्ष है, इस पर हम पी लिए, वेपर प्रेशर माने वाष्प दाब, क्या लिए, वेपर प्रेशर लिए, वाष्प दाब लिए, ठीक है। वाई एक्स पे हम क्या लिए, वाष्प दाब को लिए हैं। यहाँ जो मूल बिंदु होता है ना, वहाँ पे हम क्या लिए हैं, एक्स ए, और एक्स ए बराबर वन लिए हैं। इस बात को समझिएगा, एक्स ए बराबर क्या लिए हैं, वन, यानी कि एक्स ए बराबर वन लिए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा जो घटक होगा वह शुद्ध होगा, क्या होगा, शुद्ध होगा। जब कोई किसी घटक का अगर मूल प्रभाव
1 है, इसका मतलब वह घटक शुद्ध है। कैसा है? शुद्ध है। तो चलिए यहाँ पे लिए हैं XA को, XA बराबर 1, और ये जो है y अक्ष। तो y अक्ष, अब एक चीज़ याद रखना है कि जैसे जैसे यह XA दाहिने तरफ जाएगा, जैसे जैसे यह XA जो है दाहिने तरफ जाएगा, ठीक है, तो समझिएगा क्या होगा। हमें पता है एकदम यहाँ पे है, मतलब XA का मतलब क्या हुआ, XA शुद्ध है, एकदम प्योर है, ठीक। तो अभी हम कुछ चीज़ें पढ़े थे, थोड़ा सा याद कीजिएगा। अभी हम क्या पढ़े थे? अभी हम ये पढ़े थे कि जो PA होता है, PA इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो किसी घटक का वेपर प्रेशर, किसी घटक का वाष्प दाब, किसी घटक का वाष्प दाब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मूल प्रभाज के, मूल अंश के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मूल प्रभाज जितना ही, मतलब मूल प्रभाज कहें या मूल अंश कहें, मूल प्रभाज जितना अधिक होगा, जितना ही अधिक होगा, उसका वाष्प दाब भी उतना ही अधिक होगा। ये बात हम लोग अभी तुरंत जाने थे, हाल फिलहाल में पीछे। तो वही बात है, यहाँ पे XA बराबर 1 है, यानी कि अधिक है, शुद्ध है, ठीक है। तो शुद्ध है तो क्या होगा, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यानी कि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे हो गया, और इस पॉइंट पे क्या होगा, वह शुद्ध घटक होगा पीनट ए, पीनट ए, ठीक। पीनट, क्योंकि शुद्ध घटक को हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? पीनट ए से, अभी पीछे तुरंत बताए थे। तो पीनट ए हमें क्या बता रहा है कि कोई हम शुद्ध घटक लिया है, ठीक है। तो यानी कि XA बराबर 1 है, XA यानी कि मूल प्रभाव ज़्यादा है, तो क्या होगा, हाई होगा इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, यानी कि यहाँ पे है, ठीक है ना। तो देखिएगा जैसे जैसे हम इधर बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, दाहिने तरफ लेते जाएंगे, यानी कि घट रहा है, जैसे ही घटेगा, अभी यहाँ पे 1 था, ठीक है, थोड़ी देर यहाँ पे लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो घटेगा और बढ़ाएंगे तो बढ़ेगा। अब ये XA बराबर जो 1 है, अब हम इसको दाहिने तरफ लेके जा रहे हैं, यानी कि इसमें मिला रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो XB मिला रहा है, ठीक है। तो जितना ही क्या होगा, XB को हम मिक्स करेंगे, उसमें मिलाएंगे। अभी तो यहाँ पे XB 0 है, क्या है, 0 है, ये घटक है XB और इसकी मात्रा 0 है। जैसे जैसे हम क्या करते जा रहे हैं कि XB को मिलाते जा रहे हैं, तो जब इसमें XB की मात्रा मिलेगी तो अभी शुद्ध था, लेकिन क्या होता जाएगा, अब धीरे धीरे अशुद्ध हो जाएगा, कम होता जाएगा। उसकी मात्रा में क्या मिलाते जा रहे हैं, XB। अभी यहाँ पे 0 था इसलिए ये 1 है, लेकिन जैसे ही जैसे अब इधर हम मिलाएंगे, XB की मात्रा को बढ़ाते जा रहे हैं, जब इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे तो XA क्या होगा, घटेगा। और जब XA घटेगा, जब XA घटेगा तो क्या होगा, ये जो शुद्ध पदार्थ है P0A, ये भी क्या होगा, घटेगा, ग्राफ नीचे की तरफ आएगा। एक समय ऐसा होगा कि जब XA बराबर 1 है, जब लाते जाएंगे कम करते जाएंगे, मतलब कम करते जाएंगे, इसका मतलब क्या होगा कि XB मिलाते जाएंगे। जब XB मिलाएंगे तो क्या होगा, XA का मात्रा, मतलब ये जो शुद्ध पदार्थ है, तो शुद्ध पदार्थ में जब हम कुछ मिला देंगे तो अशुद्ध होते जाएगा। तो वही बात है। और एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पे आकर के XA क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। XA की मात्रा कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पे XB जो था 0 था, अभी कुछ मिलाए नहीं थे, ठीक। और लेकिन यहाँ पे XB का मात्रा कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि XA का मान घट रहा है। जब XA घटेगा, देखिए XA बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर P बढ़ेगा, लेकिन XA घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी घट जाएगा। तो देखिए यहाँ पे था, मान लीजिए कि यहाँ पे था तो ग्राफ यहाँ पे आ गया, फिर अगर यहाँ पे होता तो ग्राफ यहाँ पे आ गया। अगर XA का मान इतना जाए तो ग्राफ देखिए इतना कम हो गया। मतलब क्या लग रहा है कि जैसे ही हम XA मूल प्रभाज की संख्या को घटाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर भी घटेगा, क्योंकि यही हमें बता रहा है कि PA मतलब कि वेपर प्रेशर, किसी घटक का वेपर प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो उसका मूल प्रभाज भी ज़्यादा होगा, ठीक। अगर ये कम होगा तो ये कम होगा, वही चीज़ है। तो ये कम होते जा रहा है तो वेपर प्रेशर भी घटेगा, तो यानी कि ये घटते जा रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा समय आएगा कि यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे P0A जो है ना, P0A मतलब शुद्ध है, लेकिन इसमें हम XB मिलाते जा रहे हैं, इधर बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब जितना XB मिलाएंगे तो XA घटेगा, अशुद्ध होते जाएगा, क्या होता जाएगा, अशुद्ध होते जाएगा। तो यही चीज़ है कि P0A धीरे धीरे मतलब P0 शुद्ध है, और ये धीरे धीरे जब उसमें XB की मात्रा मिलाएंगे तो अशुद्ध होते होते यहाँ पे एक ऐसा समय आएगा कि PA केवल बचेगा, क्या बचेगा, केवल PA बचेगा, ठीक। तो ये घटते घटते यहाँ तक आ जाएगा, यानी कि PA बराबर, इसको हम डिनोट करेंगे कि PA बराबर P0A इंटू XA। PA जो है वह P0A इंटू XA है, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये वाला जो ग्राफ है यह किसको दर्शा रहा है कि PA बराबर P0A इंटू XA को दर्शा रहा है, ठीक है। अब ज़रा वही काम यहाँ भी P ही है, इस तरफ वेपर प्रेशर है, P ही है, वाष्प दाब भी है, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P0B हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P0B।
यहाँ पे इस बार पीनट बी को लेते हैं इधर से। देखिए पीनट बी क्या है, पीनट बी हम लिए हैं ना, तो यहाँ पे एक्स क्या है, 0 है। अब इस एक्स ए में इसकी मात्रा 0 है। अब इसको अब इधर लेके चलते हैं अगर, ठीक है, तीर का चिन्ह क्या बता रहा है कि दोनों तरफ लेके चल सकते हैं, इधर भी और इधर भी। तो अब एक्स ए 0 है। अब इस एक्स ए में एक्स बी मिलाएंगे, एक्स बी की मात्रा, ठीक है, अभी एक्स बी की मात्रा 1 है, और जैसे जैसे एक्स बी एक्स से मिलाएंगे तो क्या होगा, अब इसकी मात्रा कम हो जाएगी, ठीक, इधर जाएंगे। तो यानी कि जब एक्स ए एक्स बी का मात्रा 1 है, ठीक, मूल प्रभाव ज़्यादा है, तो देखिए प्रेशर भी ज़्यादा है यहाँ है। और जैसे जैसे हम एक्स की मात्रा को मिलाते जाएंगे तो अशुद्ध होता जाएगा धीरे धीरे। तो जब अशुद्ध होगा तो ये घटेगा, और घटते घटते कैसा समय होगा कि अब यहाँ पे एक्स बी जो हम मिला रहे थे उसकी मात्रा तो 1 हो गई, ठीक, और जिसमें मिला रहे थे वो क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये जो रेखा है पी बी, तो पी बी किसको दर्शा रहा है, पीनट बी इंटू बी को दर्शा रहा है। तो ये तो था। अब समझिएगा कि अगर हमें विलयन ज्ञात करना होगा, क्या ज्ञात करना होगा, विलयन, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, पी ए अब प्लस पी बी, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, पी बराबर पी ए प्लस पी बी मिल जाएगा। तो हमें 3 चीज़ें प्राप्त होती है कि जो कि हम पहले ही मतलब बात कर चुके हैं इन तीनों चीज़ों पे, कि जो पी ए होगा, पी ए, तो पी ए बराबर पीनट ए इंटू एक्स ए होगा, अभी निकाले थे जस्ट पीछे। और अगर हम पी बी लेके चलते हैं तो पी नट बी इंटू एक्स बी होगा, इंटू एक्स बी होगा। और ये चीज़ तो हम लोग जान ही चुके हैं कि पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए होता है, यानी कि अगर मूल प्रभाव ज़्यादा होगा, मूल प्रभाव बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर, इस ए का वेपर प्रेशर यानी कि विलाय का वेपर प्रेशर जो होगा अधिक होगा। वही चीज़ है, अगर इसका घटेगा तो इसका भी घटेगा, कम होगा। तो यही चीज़ था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, और आज के लिए बस इतना ही। इसको आप क्या कीजिएगा, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।